माँ और पिता दोनों ही त्याग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने बहुत से खर्चों में वो कटौती करके यहाँ पैसे भेज रहे हैं। तो मुझे कभी किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना मैंने कभी, क्योंकि माँ बाप से आगे मैं कभी बढ़ ही नहीं पाया। उन्होंने जो वो त्याग कर रहे हैं आपके लिए, अगर आप उसको देख के मोटिवेटेड नहीं हो रहे हैं तो फिर आप कैसे मोटिवेटेड होंगे। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल वॉर के इस खास एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। मैं बता देता हूं, हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं इस समय पे कृष्णपाल राजपूत जी हैं। आपकी यूपीएससी में अभी रैंक जो आई है 329 रैंक आपने प्राप्त करी है और आपका ये दूसरा अटैम्प्ट था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सबसे पहले सर ये बताइए हमारे दर्शकों को कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद वो जो फीलिंग आती है कि आई एम अ बॉस वाली, या कहूँ, या फिर नाउ आई एम अ, कहते हैं ना कि मैं कुछ हासिल कर लिया, मैंने अचीव कर लिया। डीएम बनना, एसडीएम बनना सबका एक सपना होता है और आप उस चीज़ को हासिल कर चुके हैं। कैसा फील हो रहा है? देखिए, बात आपने बहुत सही कही है कि ये हर किसी का इस देश में सपना है कि वो इस डीएम के पद पर पहुँचे, आईएएस बने, आईएफएस बने, आईपीएस बने। और इसी वजह से चूंकि इतना कंपटीशन है, हर बच्चा जो हर छात्र बनना चाहता है, कंपटीशन भी बहुत है, तो एग्ज़ाम का जो कठिनाई का स्तर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अगर देखेंगे कि करीब 5 से 6 लाख बच्चे हर साल पेपर जो है वो अटेम्प्ट करते हैं और उनमें से मात्र 600 से 700 बच्चे फाइनल सेलेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल जब रिज़ल्ट आया और मैंने अपना नाम उसमें 329वें नंबर पर मैंने अपना नाम देखा, तो एक बहुत ही खुशी का विषय था मेरे लिए। क्योंकि मैं सच कहूँ तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि शायद मैं उन 600 या 700 बच्चों में से रहूँगा। तो उस समय तो बिल्कुल मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने 3 से 4 बार तो मैंने खुद चेक किया। कुछ मेरे दोस्त हैं अभी भी यहाँ पर, मैंने उन लोगों से पूछा कि ये सत्य कि सत्य हाँ, है कि कंफर्म हो जाए हाँ एकदम। कंफर्म हो जाए, क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उनसे ही पूछा कि आप थोड़ा कंफर्म करके बताइए, रोल नंबर वगैरह है, नाम वगैरह सब, स्पेलिंग वगैरह अच्छे से चेक करिए, किसी और का नाम ना हो। तो ये बहुत ही खुशी का माहौल था उस टाइम। जब ये खबर जो थी, या जो कहते हैं ना कि इस चीज़ की जानकारी जब आपके परिवार को जब पता चली, तो उनका क्या रिएक्शन था? पहला रिएक्शन क्या है? बिल्कुल, जी सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को ही फ़ोन किया था कि पिताजी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो पिताजी तो, चूँकि देखिए हर छात्र के माँ-बाप जो हैं वो कहते ही हैं, वो हमेशा से कहते हैं कि आप सफल होंगे एक ना एक दिन, इस बार आपका भी नाम आएगा। तो पिताजी भी मुझसे जब मेरे साक्षात्कार के बाद करीब 10 से 12 दिन का टाइम था रिज़ल्ट आने में, तो उस टाइम पे पिताजी बोलते रहते थे कि तुम्हारा नाम होगा, लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा। तो जब मैंने बताया कि पिताजी मेरा नाम आ गया है, तो उन्होंने कहा देखो हमने कहा ही था कि तुम्हारा नाम तो आएगा ही आएगा, और तुम ही नहीं मानते थे। तो बहुत उस टाइम चूँकि वो घर पर थे और मैं दिल्ली में ही था। 5 जून को फिर दोबारा पेपर भी था, तो इस स्थिति में कि अगर मेरा नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन तो दोबारा प्रीलिम्स देना पड़ेगा। तो मैं दिल्ली में ही था और 30 मई को हमारा रिजल्ट घोषित हुआ था। तो वो घर पर थे, तो उतनी बात फिर उस टाइम पे हो नहीं पाई, क्योंकि उस फिर फ़ोन, काफ़ी लोगों के फ़ोन आने लगे। बट सब कुछ फिर बदल ही गया हाँ, होगा सब उसके कुछ बाद से। बदल गया उस टाइम से। तो उतनी बात हो नहीं पाई घर पर उस टाइम पे, बट खुशी का माहौल तो था। जहाँ से आप शिक्षा ले रहे थे, मतलब कोचिंग सेंटर की अगर मैं बात करूँ, तो उन अध्यापकों का क्या रिएक्शन था? उन लोगों का क्या कहना? देखिए कोचिंग तो मैं काफ़ी समय पहले ले चुका हूँ। करीब 2019 के टाइम पे मेरी सारी क्लासेस ख़त्म हो गई थी। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा दूसरा प्रयास था, और 2020 में मेरा पहला प्रयास था, 2021 वाला मेरा दूसरा प्रयास था। तो टीचर्स वगैरह से उतना कांटेक्ट में नहीं था। बट जो टीचर्स, एक दो टीचर जो पुराने हैं, जो मेरे स्कूल टाइम के हैं, उन लोगों को बहुत ही वो उनका, क्योंकि जब स्कूली शिक्षा मेरी हो रही थी, तो उस टाइम पर भी मेरा परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छा रहता था। तो उनका भी यही था कहना कि देखो हमें पता था कि तुम तो करोगे, कुछ ना कुछ तुम ज़रूर बड़ा हासिल करोगे। तो उनके लिए गर्व का विषय था ये। अगर मैं बात करूँ आपके सब्जेक्ट की, कि आपके सब्जेक्ट क्या थे, आपकी जो ग्रेजुएशन आपने किया था, तो ग्रेजुएशन किस फील्ड में आपने किया था? कुछ थोड़ा दर्शकों को बताएं। मैंने अपनी स्नातक बीए में सिंपल बीए किया है, ग्वालियर से महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से। और बीए में मेरे पास 3 विषय थे, इतिहास, समाजशास्त्र और अंग्रेजी साहित्य। 2019 में ही मेरी स्नातक खत्म हुई और मैंने इसकी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी शुरू कर दी थी। और संघ लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न होता है उसमें सारे विषय हर बच्चे के लिए, हर छात्र के लिए सेम होते हैं। सिर्फ एक विषय आपको अलग से चुनना पड़ता है, जिसके 2 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में। वो विषय मेरा लोक प्रशासन था। जी।
जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई सब्जेक्ट लेते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, देखिए यूपीएससी में इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हम बोलते हैं, जो मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन था, इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो ये बिल्कुल ये बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए कि आप कौन सा विषय आप लें, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुनेंगे। कुछ चीज़ें 3 से 4 चीज़ें बातें हैं जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। आपको पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट उस विषय में होना चाहिए। जितना सिलेबस एक स्नातक डिग्री का 3 साल की डिग्री का होता है, उतना ही सिलेबस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है, जो आपको 4 से 5 महीने में कवर करना होता है। और जब आपका प्री के बाद मेंस होता है तो सिर्फ 3 महीने होते हैं। उन्हीं 3 महीनों में आपको जीएस भी पढ़ना होता है, ऑप्शनल भी पढ़ना होता है। तो एक ऐसा विषय आपके पास होना ही चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट आता हो, ताकि उसको पढ़ने में आपको बोरियत फील ना हो और आप उसको लगन से और अच्छे से इंटरेस्ट, क्योंकि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये होती है कि वो विषय हाई स्कोरिंग होना चाहिए। कुछ विषय हैं उनमें अच्छे नंबर से आजकल आ रहे हैं, तो आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो आप टॉपर्स से आप उनकी वीडियो यूट्यूब पर होती हैं, आप सुनिए कि इस सब्जेक्ट का कैसा रिव्यू है। तीसरी जो ज़रूरी बात होती है वो आपको देखना चाहिए कि सिलेबस उसका अगर कम है या फिर उसका सिलेबस जीएस के किन विषयों के साथ ओवरलैप हो रहा है, जो आपको वहाँ हेल्प मिलेगी। तो और चौथा बात होता है कि उस विषय की कितने अच्छे से रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। तो कुछ बातें, ये 3 से 4 बातें जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इस विषय में। जो आपको हर विषय का अलग होता है और हर टॉपर्स का अपना विषय होता है। मैं भी अन्य विषयों के बारे में उतना नहीं बता सकता हूँ। तो जो यूट्यूब पर जो उन विषयों से टॉपर्स रहे होंगे वो बहुत अच्छे से बताते हैं, आप उनको सुनिए, उनसे आप समझिए कि उस विषय की कितनी उपयोगिता है, वो बहुत अच्छे से बताते हैं। कोविड के बाद से हमने देखा है कि जिस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा का जो कहते हैं ना कि एक क्रांति सी आई है देश के अंदर, ऐसे में यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका एक बहुत कन्फ्यूज़न भी रहता है कि भाई ऑनलाइन पूरी तरीके से मैं पढ़ाई करूं या मैं कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाई करूं। आपके हिसाब से दोनों विकल्प में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है? देखिए यूपीएससी एक बहुत लंबी जर्नी होती है और जिसमें लगातार हमें कांस्टेंट गाइडेंस चाहिए होता है। कोचिंग समय गाइडेंस देने का काम करती हैं बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि यूपीएससी इस बात का ध्यान रखती है कि हर छात्र जो पेपर दे रहा है, जो कोचिंग ज्वाइन कर पा रहा है और जो उतना आर्थिक रूप से उतना अच्छा नहीं है, वो नहीं कर पा रहा है ज्वाइन, तो उसमें ध्यान रहता है यूपीएससी का कि समानता का स्तर बना रहे। तो यूपीएससी कोशिश करती है कि जो है पेपर जो है वो कोचिंग वगैरह का उतना इन्फ्लुएंस ना हो फाइनल सिलेक्शन पे। बट स्टिल मैं कहूँगा कि ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन दोनों ही बराबर हैं। क्योंकि यूपीएससी में एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट को खुद पढ़ना होता है, खुद उसकी समझ होती है, खुद उसका एक डेडिकेशन डिसिप्लिन वाली चीज़ें होती हैं। कोचिंग वाले आपको केवल एक रास्ता आपको दिखाते हैं। तो आप ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन पढ़िए, उसका अब इतना ज़्यादा यूपीएससी में महत्व नहीं रह गया है कोचिंग का। 19 में जब आपका रिजल्ट आया था तो उसमें आपने देखा होगा कि लिस्ट में आपका नाम नहीं था। और 20 में जो आपका रिजल्ट आया था, माफ़ी चाहूँगा, तो 20 में आपका जब रिजल्ट आया था तो उसमें आपका नाम नहीं था। तो उस समय जो हताशा हुई थी और जब नाम आ गया था, दोनों में क्या पाया आपने? देखिए 2020 में मैं कहूँगा कि जो मेरा पहला प्रयास था वो प्रारंभिक परीक्षा में ही मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, जो प्रथम स्टेज होती है। मैं कहूँगा कि मैं मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, और जब आप काबिल नहीं होते हैं किसी चीज़ के तभी आप फेल होते हैं। आप तैयार नहीं थे, आप योग्य नहीं थे उस चीज़ की, इसलिए उसमें आपका नाम नहीं आया। बिल्कुल मुझे हताशा हुई, अपना निराशा हुई थी, लेकिन मुझे ये भी समझ में आया कि मेरी तैयारी में कमी क्या है। जब तक आप एक जो रियल एग्जाम्पल यानी जो आप रियल एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि आप में क्या कमियां हैं, आपकी तैयारी अभी कहाँ कमी रह रही है। तो बजाय ज़्यादा हताश होने के मैंने जो पहला प्रयास था उससे सीखा कि मुझे क्या अब इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ कमी है मेरे अंदर, कहाँ मैं और बेटर मैं कर सकता हूँ। कुछ कमियाँ जो मुझे पता चली उस टाइम पे वो ये थी कि मैंने मॉक टेस्ट कम लगाए थे, कुछ किताबें पढ़ना रह गई थी, वो नहीं हो पाया था। ये सब कमियों को मैंने समझा और अगले 1 साल में मैंने 2021 तक उनको पूरी अच्छे तरीके से सारी कमियों को कवर किया। और फिर 2021 में जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि इस बार नाम आएगा, तो बिल्कुल नाम आया। तो मुझे खुशी थी कि अगर मैंने कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया है और कुछ कमियां मैंने निकाल के देखी हैं, तो फाइनली मुझे उसका रिजल्ट मिला है। अगर मैं आपकी हॉबीज़ की बात करूं, क्योंकि लोगों को ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि भाई जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनका डेली रूटीन क्या रहता है, उनकी लाइफ का पैटर्न क्या चल रहा होता है, किन किन चीज़ों को वो सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं किताबों को, वो कर क्या रहे होते हैं, तो वो थोड़ा बताना चाहिए।
देखिए यूपीएससी ऐसा कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो जितने जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपना समय जो है ज़्यादातर समय उनका पढ़ाई में जाता है। कुछ शब्दों में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये होता है कि जो छात्र जब तैयारी की स्टेज में होता है तो अपना या तो वो ऐसा नहीं होता कि हम इतना घंटे पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सिर्फ पढ़ते हैं। रूम पर पढ़ेंगे, लाइब्रेरी जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ पढ़ेंगे। उसके अलावा हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक हॉबी होती है जहाँ आप थोड़ा अपना माइंड रिफ़्रेश करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दिमाग की भी एक लिमिट होती है, एक एक पढ़ना हमेशा सब कुछ नहीं होता, इसको रिटेन भी करना बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है कि आप बहुत सारा पढ़ रहे हैं एक टाइम पे, लेकिन आपको याद नहीं रह रहा है, आपके दिमाग में रिटेन नहीं हो रहा है, तो वो पढ़ा किसी काम का नहीं रह जाएगा। क्योंकि उधर अगर एग्ज़ाम में आपको याद नहीं आया कि मैं जो पढ़ा था आपने, तो फिर शायद आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा। तो एक जो रूटीन जो मेरा था, रूटीन मैं लाइब्रेरी जाता था और सुबह से रात में लाइब्रेरी से वापस आता था। और बीच में कुछ टाइम मेरी हॉबी, जैसे मैं क्रिकेट देखना काफ़ी पसंद करता हूँ, तो मैं क्रिकेट देखता था। मुझे दोस्तों के पास भी बैठना पसंद है, तो दिन में से थोड़ा बहुत टाइम, आधा घंटा 1 घंटा दोस्तों के साथ ही बैठना होता है। आप बिल्कुल ऐसा भी नहीं, मशीन नहीं बन सकते हैं, रोबोट नहीं बन सकते हैं, आप 24 घंटे पढ़ ही रहे हैं, 12-15 घंटे, वैसा नहीं हो पाता। कुछ चीज़ें आपको जो आपकी हॉबी हैं बिल्कुल आपको उसमें भी देना चाहिए इसमें। मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो मोटिवेशन आपको किस चीज़ों से मिलता है? देखिए मैं एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है मेरा। मेरी माताजी एक आंगनवाड़ी में ग्राम सहायिका हैं, हेल्पर हैं। और पिताजी एक तहसील स्तर की जो कोर्ट है ओरछा में, जो मेरा निवास स्थान है, वहाँ पर वो अधिवक्ता हैं। तो मैंने देखा है पिताजी, जो मेरी माँ जो थी उनका सबसे पहला सपना उन्हीं का था कि मैं एक प्रशासनिक सेवा में कुछ हासिल करूं। क्योंकि आंगनवाड़ी सहायिका होने के नाते उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को देखा था, वो आंगनवाड़ी में आते थे विजिट करने। वो देखते थे कि मेरी माँ देखती थी कि कैसे उनके हाथों में जिम्मेदारी होती है विकास की, सर्वांगीण विकास की। तो वो मुझसे कहती थी जब मैं छोटा रहा हूँगा कि मुझे भी उनकी तरह बनना चाहिए। और चूंकि मैं इतने साधारण बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने देखा है दिल्ली में रहना बहुत ही एक खर्चीला एक्टिविटी है, एक्सपेंसिव होता है। तो मैंने देखा कि कैसे मेरे माँ और पिता दोनों ही त्याग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अपने बहुत से खर्चों में वो कटौती करके यहाँ पैसे भेज रहे हैं। तो मुझे कभी किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना मैंने कभी। क्योंकि माँ बाप से आगे में कभी बढ़ ही नहीं पाया, उन्होंने जो वो त्याग कर रहे हैं आपके लिए, अगर आप उसको देख के मोटिवेटेड नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप कैसे मोटिवेटेड होंगे। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप से बड़े, माता पिता से बढ़ के कोई बड़ा मोटिवेशन नहीं था। ये तो बात आपने परिवार की बताई है। अगर मैं कहूँ कि आप जिस समाज से आते हैं, उस समाज से अगर कहा जाए तो लोधी समाज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम यूपीएससी में मतलब लोग मिलते हैं, बहुत कम भागीदारी है। ऐसे में उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही एक तथ्य वाली बात है कि लोधी समाज का भागीदारी बहुत कम है प्रशासनिक क्षेत्र में। क्योंकि मेरे पिताजी इस बारे में, मेरे मेरे पिताजी के बीच में भी इस बारे में बातें हुई हैं। तो लोधी समाज चूँकि कृषि प्रधान समाज है, और कृषि में शायद उतना आर्थिक इनकम नहीं होती है कि जो पढ़ाई जो है उसको फाइनेंशियली सस्टेन किया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि जो समाज है उन सबको एक साथ आकर कोशिश करनी चाहिए। जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो छात्र टैलेंटेड हैं हमारे समाज में, जो जो जिन लगता है कि शायद इन्हें अगर बेहतर सुविधाएं इन्हें दी जाएं तो ये आगे बढ़ सकते हैं। तो जो समाज में जो बड़े लोग हैं अभी, जो सक्षम लोग हैं आर्थिक रूप से, उनको साथ में आना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कोई ऐसा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा जिसमें सारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो बाहर निकल जाएँ, वो अपनी प्रतिभा दिखा पाएँ, फिर उन्हें सुविधा मुहैया मुहैया कराई जाएँ, और जिससे वो आगे निकल कर आ पाएंगे। आज की जिस तरीके से समाज में जो लोगों में जो कहते हैं ना कि जातिवाद को लेके जो चीज़ें चल रही हैं, या फिर मैं कहूँ कि हिंदू मुस्लिम हर तरफ जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस चीज़ पे आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? हाँ, देखिए भारत एक, हम लोग पढ़ते भी हैं और मैं उस बात में बहुत विश्वास रखता हूँ कि भारत सभी सभ्यताओं का एक मिश्रण देश है। यहाँ पर प्राचीन काल से ही बहुत सारी बाहरी लोग आए, और वो बाद में इसी देश के बन के रह गए, इसी देश में सम्मिलित हो गए। और अभी से नहीं, प्राचीन काल से लोग रह रहे हैं, हम लोग सब साथ में। इवन आप भारत में भी देखें तो क्या हर धर्म के अंदर भी डिवीज़न है, जातियों में बटा हुआ है देश, क्षेत्रों में बटा हुआ है देश। दक्षिण भारत अलग है, उत्तर भारत अलग है, वो नॉर्थ ईस्ट अलग है, लेकिन फिर भी एक एकता बनी रही है, एक सौहार्द बना रहा है सभी के बीच में। सभी लोगों ने एक दूसरे को सम्मान देते हुए रिस्पेक्टफुली अपना जीवन यापन किया है, और जो हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत भी रही है।
तो अभी हालांकि पिछले कुछ समय में थोड़ा बहुत तो सौहार्द में दरार सी पड़ी है, बट मैं कहूँगा कि जो हमारा जो अखंड से हम एक नारा जो स्कूल में देते थे, मुझे मुझे वो आज उसकी कीमत समझ में आती है, जब तो मैं बच्चा रहा हूँगा, कि अखंडता में एकता जो हमारा नारा रहा है स्कूल में काफ़ी यूज होता था ये। हमें हम सभी भारतवासियों को, देशवासियों को उस नारे को अपने अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये देश में भले ही बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, क्षेत्र हैं, जाति हैं, धर्म है, लेकिन हम सब एक हैं, एक देश के निवासी हैं, भारतवासी हैं, इंडियन हैं। और जब हम सब साथ में रहेंगे, सौहार्दपूर्वक रहेंगे, तभी ये पूरा देश विकास कर पाएगा। अगर आपस में फूट रहेगी तो हम विकास कभी नहीं कर पाएंगे। और हमें अगर आगे बढ़ना है, फिर से विश्व गुरु बनना है, तो देश के लोगों में एकता बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ये मेरी अपील भी है सभी से कि आप एक सौहार्दपूर्वक माहौल अपने चारों तरफ भी बनाए रखें। अगर मैं आपसे बात करूं कि कहूं जानना चाहूं कि जो बुक्स आपने जो चुनी थी कि तो लोगों को बताना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स जो पढ़ना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी बुक्स चुनना चाहिए, जिन बुकों को उन्हें पढ़ना चाहिए? देखिए, बुक्स बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट जो गाइडेंस है, जो आपका सोर्स होती हैं क्वालिफिकेशन के लिए, वो बुक्स ही होती हैं। तो कुछ जो बुक्स बेसिक हैं, कुछ एनसीईआरटी जो होती हैं क्लास सिक्स से ट्वेल्थ तक की, ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो होती हैं, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंस होती हैं, खासतौर पर उन छात्रों के लिए जो बीएससी या बीटेक करके आ रहे हैं। यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाला है, बीए वाला है, तो उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। तो वो एनसीईआरटी से शुरुआत करें, आप हिस्ट्री पढ़िए, पहले ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी भी आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, किताबें सब बहुत बेसिक किताबें होती हैं जो मार्केट में सबके लिए उपलब्ध होती हैं। आप अगर करोल बाग है, मुखर्जी नगर हैं, जो यूपीएससी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, आप यहाँ जाएंगे तो जो फेमस किताबें हैं वो सब मिलेंगी। कुछ लिस्ट, अगर कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँ तो आधुनिक इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ी जाती है, और विपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी जाती है। राज्य व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ी जाती है। इकोनॉमी के लिए बहुत से अलग अलग सोर्स होते हैं, जो बच्चे रेफ़र करते हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआर की स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। तो इस का और करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैं द हिंदू पढ़ता था। तो किताबें वगैरह आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आप टॉपर्स की वीडियो सुनिए, जो एक्सटेंडेड वीडियो होती हैं, वो पूरी बुक लिस्ट अपनी बताते हैं, और बिल्कुल उन बुक लिस्ट को आप प्रॉपर फॉलो करिए। मेरी भी पहले प्रयास में ही कमी थी, कुछ किताबें मैंने कम पढ़ी थी। तो किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। अगर मैं आपके ट्वेल्थ की बात करूं, स्कूल डेज़ की बात करूं, तो उस समय पे आपकी शिक्षा का स्तर क्या था, या फिर आप किस तरीके के छात्र रहे हैं? मैं कहूँगा कि एक अच्छा छात्र मैं अपने स्कूली टाइम पर रहा हूँ। ट्वेल्थ मेरे सन 2016 में मैंने ट्वेल्थ पास की थी, और मध्य प्रदेश बोर्ड से मेरी एजुकेशन हुई है। मैं यही दोबारा कहूँगा कि मेरी एजुकेशन बहुत ही सिंपल रही है। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। एमपी बोर्ड से मैंने अपनी ट्वेल्थ पास की थी, और निवाड़ी जो हमारा ज़िला है, अभी वर्तमान में ज़िला बन चुका है, वहाँ से मैंने ट्वेल्थ पास की थी। बस ये था कि मेरा मीडियम इंग्लिश था। मेरे पिताजी बहुत दूरदर्शी थे, वो पहले समझ गए थे कि शायद आगे आने वाले समय में इंग्लिश का महत्व ज़्यादा रहेगा। तो करीब आठवीं क्लास तक मैं हिंदी माध्यम से था, लेकिन पिताजी ने 9th 10th से मुझे इंग्लिश माध्यम स्कूल में करवा दिया। तो मैं एक अच्छा छात्र रहा हूँ। अगर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ चेंज करने का मौका मिले इस समाज में, तो किस चीज़ को चेंज करना चाहिए? मैं पॉजिटिव चेंज। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो महिलाओं की स्थिति है, जो अभी भी जो खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र हैं, अभी भी देखिए 50% से ज़्यादा जनसंख्या जो है भारत की, वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वहाँ पर महिलाओं के अधिकारों का उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितनी होनी चाहिए, जितनी शहरों में होती है। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा मैंने जो है अखरती है बात मुझे। मेरे खुद पिताजी बहुत सपोर्ट करते हैं इस बात का, कि जब मैं और मेरी बड़ी बहन मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे हम दोनों साथ में रहते थे। तो चूँकि सामान्य बैकग्राउंड है, तो सारे घर का सारा काम हम लोग खुद करते थे, दीदी खाना बनाती थी। और इसमें मेरे पिताजी का मानना था कि चूँकि आप दोनों पढ़ रहे हैं तो आप बराबरी से काम करेंगे। दीदी खाना बनाती थी, बाकी जो घर के और काम होते हैं वो मैं करता था। तो एक बराबरी से काम बटे हुए थे मुझ में और मेरी बड़ी बहन में। अब ऐसा नहीं था कि पिताजी के कि आप वो दीदी हैं, बड़ी हैं मुझसे, तो वही सारा काम, नहीं, ऐसा नहीं थी। तो पिताजी ने सबसे ज़्यादा मुझे सिखाया है। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है, अभी भी थोड़ा उनकी शिक्षा को पे ध्यान नहीं दिया जाता है। इस बार जैसे अगर मैं पार्टिकुलर अपनी समाज की बात करूं, लोधी समाज की बात करूं, तो छात्राओं का उतना ज़्यादा पढ़ने में आगे नहीं है। तो ये बात जो महिलाओं की स्थिति है केवल मेरे समाज में या जो ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी, उसको मैं सुधारना चाहूँगा।
अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। यस। वो तो शुभकामनाएं सर आपके भविष्य को लेकर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने से एक पॉजिटिव चेंज आएगा। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद। मैं स्वयं इस बात के लिए हमेशा कोशिश करूँगा कि जो हमारा समाज है, जो क्षेत्र है, वहाँ से एक मैं एक प्रेरणा स्रोत बन के निकलूँ कि एक सामान्य बैकग्राउंड से सामान्य पढ़ाई करके आपको भी बड़े हाई फाई स्कूलों से पढ़ के नहीं आना है, हाई फाई कॉलेजों से पढ़ के नहीं आना है, सामान्य से बैकग्राउंड से भी आप निकल के देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बच्चे, माँ बाप से मैं कहना चाहूँगा कि आप सपोर्ट कीजिए बच्चों को। बच्चों में टैलेंट होता है, बट उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, उन्हें सुविधाएं भी चाहिए होती हैं। बिना सुविधा के देखिए कोई भी टैलेंट फ्लोरिश नहीं हो सकता है। तो माँ बाप से अपील रही है, आप थोड़ा त्याग कीजिए, मेहनत कीजिए, और जितना आप अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे पाएँ आप प्रदान कीजिए।